नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सवय सिंह पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट कक्षा 9th के लिए लेके आए हैं विश्व के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है अपने को, साथ ही इसके नारे के बारे में जानना है। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, फ्रांस की कंडीशन क्या बनी थी उस समय जिस समय ये क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति है उसकी रीजन यानी कारण पूरे देखने हैं, साथ ही क्रांति का स्वरूप और विश्व प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट की शपथ, साथ ही हम जानकारी लेते हैं फ्रांस के बारे में। द डिटेल ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो साथियों जिसे सुरों और सुंदरियों का देश कहा जाता है, और फ्रांस की राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी बताई जाती है पेरिस। पेरिस स्थित जो एफिल टावर है ये विश्व की सबसे ऊंची एक होटल के रूप में कार्यरत है। साथ ही बताना चाहूँगा कि फ्रांस का जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान का 2 गुना बताया जाता है, जो 6,43,801 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा साथियों कि फ्रांस में एक समय राजतंत्र व्याप्त था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बदौलत ही फ्रांस में 1791 ईस्वी में फ्रांस का नया संविधान बना और जनता को बहुत सारी समस्याओं से निजात मिली है और छुटकारा मिला। फ्रांस जो शब्द है साथियों, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के फ्रांसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ फ्रेंच, जिसका अर्थ बताया जाता है लैंड ऑफ फ्रेंच। साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो साथियों ये क्रांति हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल की सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति बताई जाती है। जैसे भारत की जो क्रांति देखने को मिलती है 1857 की क्रांति, उसी प्रकार यूरोपियन जो स्ट्राइक बताई जाती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति और नंबर 2 रूस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है साथियों, इसका नारा जो हमें देखने को मिलता है ये है आपके रोटी दो रोटी दो। साथियों बताना चाहूंगा कि फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न पसंद किया जाता है इसे पाव रोटी के नाम से जाना जाता है। पाव रोटी, नमकीन चाय, और मध्य प्रदेश के साथ में यह लोग मांस खाना बहुत ही बड़े चाव के साथ में मांस खाना पसंद करते हैं। बड़े पैमाने पर पाव रोटी खाई जाती थी, और बताना चाहूंगा कि बेकरीज की दुकान जो होती थी उसके ऊपर पाव रोटी के दाम बढ़ा दिए, जिसके कारण इस क्रांति के दौरान नारा निकल कर आया है रोटी दो रोटी दो। अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। बताना चाहूंगा साथियों कि फ्रांस में जो राजवंश पनपा है इसे बुर्बन या बुर्बो राजवंश के नाम से जाना जाता है। साथ ही बताना चाहूंगा साथियों कि फ्रांस के अंदर जो शासक बने हैं, फ्रांस के राजा जो बने हैं बुर्बो वंश के, इनका अगर नाम देखने को मिले तो इनके साथ में एक चीज जो लोग कॉमन देखी जाती थी वो थी आपके लुई हर एक राजा के साथ में जुड़ता था, और राजा जो भी होता था उसका क्रमांक जोड़ा जाता था, जैसे लुई 14वां है, लुई 15वां है, लुई 16वां। इनमें सबसे पहले जो प्रसिद्ध राजा हुआ है उसका नाम बताया जाता है लुई 14वां। साथियों, अगर सवाल पूछा जाए कि फ्रांस का चहुमुखी विकास या फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा जो विकास कार्य हुए हैं वो किसके शासन काल में हुए, तो नाम आता है लुई 14वां। लुई 14वें का जो शासन काल बताया जाता है साथियों 1661 से लगाकर 1751 तक इनका शासन काल रहता है। लुई 14वां जो है इनका जो समय है द गोल्डन टाइम ऑफ द फ्रांस के इतिहास में सबसे स्वर्णिम युग जो माना जाता है वो माना जाता है लुई 14वें का। लुई 14वें का विश्व प्रसिद्ध एक वक्तव्य प्रसिद्ध रहा है साथियों, वो है आपके मैं ही राज्य हूं, अर्थात मुझ में ही सब कुछ निहित है। राजा भी मैं हूं, शासन भी मैं हूं, असेंबली भी मैं हूं, नियमावली भी मैं ही हूं, ये बताने वाला था आपके लुई 14वें। अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के समकालीन जो शासक था, किसके कारण ये क्रांति अपने अंजाम तक पहुंची, तो साथियों उसका नाम बताना चाहूंगा लुई 16वें। लुई 16वें का जो राज्य अभिषेक हुआ 1774 ईस्वी में इसका राज्य अभिषेक बताया जाता है, और लुई 16वें का जो शासन करने का तरीका वो था आपके
राजत्व में देवत्व, अर्थात जनता को यह प्रतीत होना चाहिए कि राजा जो है जनता का, उसमें देवता का अंश है। किसका अंश है? देवता का अंश है। राजा को देवता के समान पूजा जाना चाहिए। ये देवीय शक्तियों के ऊपर आधारित था इसका शासन। बताना चाहूंगा साथियों, ये जो लुई 16वें हैं, इसकी व्यक्तित्व की पहचान कराता हूं मैं आपको। यह सबसे प्रसिद्ध ईमानदार शासक था, लेकिन इसकी कुछ कमियां बताई जाती हैं कि विवेक शून्य अर्थात ज्ञान की कमी थी, लेकिन दृढ़ निश्चय की भी कमी थी, जिसके कारण आपको बताना चाहूंगा साथियों कि फ्रांस के जो उपनिवेश, जिनमें से भारत बताया जाता है, इसके अविवेक के कारण भारत जो फ्रांस का उपनिवेश बना था, यह भी इसके एक दिन हाथ से निकल गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो लुई 16 बताया जाता है, ये हमेशा ही निरंकुशी शासन को मेंटेन करता था। साथ ही बताना चाहूंगा इनकी पत्नी का नाम, इतिहासकारों ने यह भी बताया साथियों कि फ्रांस की क्रांति होने के पीछे कुछ कारण इनकी पत्नी भी बताई जाती है। पत्नी का नाम बताया जाता है मेरी एंताएन। मेरी एंताएन बहुत ही खूबसूरत लेडीज थी, लेकिन साथ में बताना चाहूंगा इसके जो स्वभाव की जो बातें हैं मैं बताऊंगा कि यह सबसे ज्यादा खर्चालू औरत थी, और जो राज्य कोष था, राजा का कोष था, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली, धन व्यय करने वाली जो औरत थी, उसका नाम था मैरी। अब जनता से बेलगाम करों के माध्यम से पैसा उगाना और उसको खर्च करने वाली थी मेरी एंताएन। साथ ही घमंडी किस्म की औरत बताई जाती है मैरी को, और जिद्दी किस्म की भी महिला बताई जाती है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा साथियों कि फ्रांस का जो दरबार लगा रहता था, उसमें किसी भी प्रकार को कोई विद्वान बैठा रहता था तो उसकी उसका अपमान करने में पीछे नहीं रहती थी एंताएन, जिसके कारण फ्रांस में राजत्व जो है इसका पूरा का पूरा हास हो गया। अब हम बात करते हैं लुई 16वें के महल का। लुई 16वें का जो महल बना था उसका नाम था बास्तिल दुर्ग। बास्तिल दुर्ग जो है साथियों, इसके जस्ट पास से होकर एक नदी बहती थी जिसका नाम था नेवा नदी। अब नेवा नदी जो है, इसके एक तरफ राजा का महल और दूसरी तरफ जनता निवास करती थी। जो जनसाधारण लोग थे, ज्यादातर मजदूरों का कार्य करते थे, वो निवास करते थे। अब हम बात करते हैं साथियों क्रांति के कारण। क्रांति के कारण जो बड़े पैमाने पर 3 रूप में देखने को मिलते हैं साथियों। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ये बताए जाते हैं साथियों कि राजा के जो शासक हुए हैं, जो राजवंश के जो शासक हुए हैं बुर्बो वंश के, वो सत्ता लोलुप बताए जाते हैं, सत्ता के नशे में मदमस्त बताए जाते हैं, जनता से बेलगाम कर की अगुवाई करते थे, साथ ही निरंकुश हुआ करते थे। जब जनता कर नहीं देती थी तो उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार करने से भी नहीं चूकते थे। साथ ही जो राजा बताए जाते हैं ये अत्यधिक खर्चालू बताए जाते हैं, जिसके कारण यह फ्रांस की क्रांति अपने अंजाम तक पहुंची है और जनता पर अमानुषिक अत्याचार करना इनका दैनिक ध्येय बन गया था। नंबर 2, दूसरा रीजन बताया जाता है सामाजिक कारण। बताना चाहूंगा साथियों कि फ्रांस की जो सोसाइटी यानी समाज है, उस समय यह 3 एस्टेट में बंटा हुआ था। एस्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो पहले बात करते हैं प्रथम एस्टेट। प्रथम एस्टेट में सबसे ज्यादा जो दबदबा बताया जाता है, ये बताया जाता है पादरी वर्ग का। पादरी वर्ग के बारे में बात जरूर बताना चाहूंगा। पादरी वर्ग जो है ये सबसे शक्तिशाली वर्ग हुआ करता था। इनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि चर्च जो है इनके ऊपर पूरा का पूरा दबदबा पादरियों का होता था। राजा को भी पादरी से एडवाइस लेकर अपना शासन हैंडल करना पड़ता था। राजा को भी पादरी वर्ग के नीचे कार्य करना पड़ता था। साथ ही चर्च की जो भी जमीन बताई जाती है, सारी इनकम पादरियों के पास में आती थी। बताना चाहूंगा साथियों कि यूरोप की एक ऐसी दशा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और पादरी जो वर्ग है, इन सब का बहिष्कार जनता ने क्यों किया? क्योंकि पादरी जो लोग हैं, इन लोगों ने धर्म के नाम पर, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर जनता को लूटा। जनता को बहुत अत्यधिक लूटा है। जनता को धर्म के नाम पर किस कंडीशन पर लूटा जाता था? को जनता को बताया जाता था कि ये पृथ्वी डावाडोल है, अगर आपने आकर चर्च में अत्यधिक डोनेट नहीं किया तो पृथ्वी
एक दिन अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी और जनता पूरी की पूरी मारी जाएगी। जनता डर कर आकर चर्च में डोनेट करती थी। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के अनेक चरित्रहीन पादरी रहे जो बताते थे जनता को अपराध, जो लूटने का एक तरीका जनता को बताते थे कि जिंदगी में आपने कितने भी पाप किए हैं, आप चर्च आइए और यहाँ आकर एक पाप सर्टिफिकेट यानी पाप स्वीकृति पत्र खरीदिए। चाहे आपने कितने भी मर्डर किए, चोरियां किए, कत्ल किए हैं, आपके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। पाप स्वीकृति पत्र, ऐसे पाप विमोचन पत्रों का यहाँ पर बिक्री चलता था, जिनका पूर्णतः विरोध करने वाले प्रमुख नेता का नाम मैं बताता हूं आपको, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के अलावा यूरोपियन जो दार्शनिक हुए हैं, जिनमें इरेस्मस है, सेवानरोला है, जॉन के हैं, जॉन हंस है, मार्टिन लूथर प्रमुख दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने जनता के ज्ञान चक्षु खोल कर रख दिए और राजा की स्थिति और पादरी वर्ग जो हैं इनको भागकर जाना पड़ने जैसी स्थिति बना दी थी। तो प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग को हमने पढ़ लिया साथियों। नंबर 2 सेकंड एस्टेट। दूसरा जो चरण बताया जाता है समाज सोसाइटी का, इसमें राजा है, सामंत है, व्यापारी और इसके साथ में कुलीन वर्ग हुआ करते थे। साथियों बताना चाहूंगा प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, ये दोनों एस्टेट जो बताए जाते हैं ये टैक्स फ्री थे, अर्थात इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। टैक्स लगाया जाता था केवल और केवल जनसाधारण पर अत्यधिक कर लगाया जाता था। करों के बोझ के कारण ये 1857 की फ्रांस की जो क्रांति है ये अपने अंजाम तक पहुंची। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण जो बताए जाते हैं, कुलीन लोगों द्वारा, शासकों द्वारा, सामंतों द्वारा जनता पर अनेकानेक कर लगाए गए थे। इन करों में 2 कर मैंने सामने रखे हैं आपके, एक कर टाइथ और दूसरा टाइथ जो कर लिया जाता था जनता से, ये दोनों ही कर अप्रत्यक्ष मनमाने तौर से उगाए जाते थे और नमक और तंबाकू जैसी जरूरतमंद चीजों के ऊपर ये कर लगाए गए थे। अब जिसके कारण जनता आहत हो गई और कृषकों की दयनीय स्थिति होने के कारण किसानों ने इस क्रांति के अंदर भी अपना रोल अदा किया था। बात बताना चाहूंगा साथियों कि फ्रांस की क्रांति ऐसी क्रांति जिसमें महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। बताऊंगा महिलाओं को कौन कौन सी समस्या सता रही थी उस समय, तो बताना चाहूंगा साथियों कि समाज में एक रूपता देखने को नहीं मिलती थी। महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया था। महिलाओं को वोट देने से वंचित किया गया था। मजदूरों के यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को दैनिक जो मजदूरी है वो भी बहुत ही कम दी जाती थी। साथ ही यूरोपियन कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है महिलाओं की, वो है सेम्यूचरी लॉ जिसे कपड़ों का कानून कहा जाता है। महिलाएं जो थी इनको किशोर अवस्था से ही कोर्सेट में जकड़ दिया जाता था। महिलाएं जो हैं इनको कोर्सेट पहनाने से पहले इनके बैकबोन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ 3 तरफ स्टील की पट्टियां बांधकर इन्हें रेशम के धागों से बांध दिया जाता था ताकि लड़की मोटी ना हो जाए। मोटी लड़की भद्दी बताई जाती, इसलिए इनकी स्टील की खपचियों को रेशम के धागों के साथ में बांधकर इनके ऊपर पहनाया जाता था कॉर्सेट। इसे सेम्यूचरी लॉ के नाम से जाना जाता था। और इनका जो स्कर्ट हुआ करता था, घाघरा हुआ करता था महिलाओं का, ये बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जिसके कारण जहां कहीं भी महिलाएं चलती थी ये पूरा का पूरा सफाई करके पूरे फर्श को बुहार कर चलती थी, जिसके कारण अनेकानेक रोगों ने घेर लिया था महिलाओं को। 3 रीजन बड़े पैमाने पर बताए जाते हैं, तीनों रीजन मैंने आपको बता दिए साथियों। लेकिन फ्रांस की जो क्रांति है इसमें विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का भी रोल साथ में बताया जाता है, जैसे रोसो है, दिद्रो है, इनका भी रोल बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं साथियों क्रांति का स्वरूप, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं जैकोबिन क्लब। फ्रांस की क्रांति के समय 2 जो क्लब हैं ये प्रमुख रूप उभर कर सामने आए, एक जैकोबिन दल और दूसरा जेरोन्स दल। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाता है जैकोबिन दल जो है इनके वस्त्र हुआ करते थे धारीदार वस्त्र। इनमें घड़ी साज है, पेस्ट्री बनाने वाले हैं, जूते बनाने वाले हैं, कारीगर आदि लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और इन सब ने
चाय स्टॉल वगैरह वगैरह छोटी दुकानों पर बैठकर इस क्रांति के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया था। जैकोबिन क्लब जो है इनका प्रमुख नेता बताया जाता है रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने इस पूरी क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ली और रोबेस्पियर या फिर इस 1857 की क्रांति के दौरान जो जनता हो या फिर किसी भी अपराधी को मौत के घाट उतारा जाने वाला जो यंत्र बताया जाता है इसे गिलेटिन कहा जाता है। गिलेटिन क्या होता है साथियों कि कोई भी अपराधी हो उसको ऐसे लकड़ी के तख्ते के अंदर सिर डालकर यहाँ पर रख दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक हैंडल रखा होता है जो तेज तरार एक तेज औजार जो लटकता रहता किसी रस्सी के सहारे। अब यहाँ पर आदमी का सर डाला है और रस्सी को रिलीज कर दिया जाता है, आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसे गिलेटिन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों टेनिस कोर्ट की शपथ। बताना चाहूँगा साथियों कि राजा और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों ने मिलकर जनसाधारण लोगों के बहुत सारे अधिकारों का हनन कर लिया था। लेकिन जब टेनिस कोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं साथियों कि एक सभा बुलाई गई थी 20 जून को, जिसमें फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के बहुत कम लोगों ने भाग लिया। जनसाधारण जनता ने इसमें भाग लिया, लेकिन जनता का हर्ष उल्लास देखकर टेनिस कोर्ट या फिर जो असेंबली बताई जाती है उसके दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जनता जो टस से मस ना हो रही थी उसने शपथ ली कि जब तक हमें फ्रांस का संविधान नहीं मिल जाता, अपनी समस्याओं का निवारण नहीं मिल जाता, हम टेनिस कोर्ट से हटने वाले नहीं हैं। और यह टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्रांति का स्वरूप। जब ये क्रांति अपने अंजाम तक पहुंची थी तो घटना बताई जाती है 14 जुलाई 1789 को पूरी की पूरी जनता क्रुद्ध हो गई और महिलाओं सहित जनता बास्तिल के किले पर कूच कर गई और बास्तिल के किले की बहुत सारी दीवारों को भग्न अवशेष में तब्दील कर दिया और यहाँ से बहुत सारे जो कैदी हैं कैदियों को छुड़वा दिया गया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए लुई 16वां और पत्नी मैरी एंताइन ये यहाँ से भाग गए, पेरिस जा पहुँचे और पेरिस में इनको एक दिन पकड़कर इन दोनों को 1793 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया है। साथ ही फ्रांस के निवासियों को 1791 में फ्रांस का नया लिखित संविधान प्राप्त हुआ और जनता को बहुत सारी समस्याओं से अब जूझना नहीं पड़ रहा है। साथ ही जनता की समस्याओं का निवारण हुआ। साथियों आज हमने इस चैप्टर के बदौलत फ्रांस की क्रांति पढ़ी है जिसमें बहुत सारी प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। धन्यवाद।